स्टार्ट करते हैं क्लास 7th सिविक्स के चैप्टर 1 से, दैट इज़ ऑन इक्वालिटी। तो यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चराइजेशन है जिसके थ्रू कुछ बताना चाहते हैं ये लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता जो है वो अपना वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे, और वो कांता सुजाता को कहती है कि सुजाता, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत सही है कि हम सब इक्वल हैं एज इक्वल सिटीज़न, और हम सब वोट कर पा रहे हैं क्योंकि पीछे जैन साहब भी खड़े हैं, और जैन साहब वो हैं जिनके घर वो काम करती है। तो उसने बोला कि कितना इक्वालिटी है। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, मतलब कांता तुम अंदर जाओ, तुम्हारी टर्न है। और फिर वो बोलती है कि मैं उसके लिए वोट करूँगी जिसने वादा किया था कि हमारे एरिया में पाइपलाइन आएगी, पाइप वाटर आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग खड़े थे वोट करने के लिए। उसके बाद जो जैन साहब है वो जाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें बाद में देखेंगे कांता, और उसके बाद वो नमस्ते करती हैं। उसके बाद वो बात कर रही है कि गुड़िया को फीवर चल रहा है, मतलब उसकी बेटी है, और मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बट मुझे उससे पहले साहब का घर का काम ख़त्म करना है, ठीक है, और उनसे एडवांस मांगना है। फिर उसके बाद एक फ़ोटो है जिसमें वो अपनी बच्चे को खाना देती है और कहती है कि मतलब कुछ पीने के लिए देती है, और कहती है कि इसको पीने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम हॉस्पिटल चले जाए, हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। वो सोचती है कि ये कोई मतलब कोई नई बात नहीं है कि, या कोई अलग बात नहीं है कि बीमार नहीं होगी मेरी बेटी, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गंदी है वो बस्ती, इतना ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक फ़ोटो दिखा रखी है, वो ये बोलते हैं मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, तो वो बोलती हैं कि तुम कॉर्नर्स अच्छे से साफ़ करना। फिर उसके बाद वो बोलती है कि कांता ये तुम्हारा एडवांस है बट इसकी आदत मत डालो। फिर यहाँ पे लाइन में खड़ी है वो, और उसने देखा कि वो अपनी बेटी को बोलती है कुछ देर और रुक जाओ। फिर वो सोचती है कि जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रंस आर सिक। मतलब ठीक है, उन्हें लाइन में खड़े होके जो वोट करना था उसमें वो सेम लाइन में थे, लेकिन उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती होगी जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे जितनी मुझे उठानी पड़ती है। तो फिर उसके बाद पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि कांता के पास इतने इनफ रीज़न है इस बात पे डाउट करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, 3 रीज़न्स आप बताइए स्टोरी में से जो आपको लगा कि वो ये चीज़ें फील नहीं करे, या फिर वो ये फील करे कि वो इक्वल नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑन इक्वालिटी। नाउ यहाँ पे हमने इसमें एक इंट्रोडक्शन में यही दे रखा है कि हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कांता की स्टोरी जो हम पढ़ चुके हैं, इक्वल राइट टू वोट, ठीक है। द स्टोरी अबव बिगेन्स विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। उसके बाद ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि यहाँ पे क्या है, कांता लाइन में खड़ी है, किसके लिए, क्योंकि उसको वोट डालना है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन with her, कांता recognizes her employer अशोक जैन एंड छोटे लाल, हर नेबर। यानी कि कांता ये नोटिस करती है कि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इनफैक्ट जिन्होंने उसको काम दे रखा है वो भी उसी लाइन में खड़े हैं और उनके नेबर भी वहीं खड़े हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, जहाँ पे सारे एडल्ट्स, नो मैटर कौन सा रिलीजन है, कौन सी कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, दे ऑल हैव राइट टू वोट, ठीक है। चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर किसी को वोटिंग का अधिकार है। This, as you have already read in class 6 book, is called Universal Adult Franchisee and is an essential aspect of all democracy. 6th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सबसे ज़रूरी है, डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट है ये, बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी का पार्ट है ये, ठीक है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया है वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि हर एक कंट्री, हर एक एडल्ट जो है कंट्री का, चाहे उसका कुछ भी हो, मतलब उसकी वेल्थ कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, कोई भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता हो, वो वोट करेगा, ठीक है। कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ 1 वोट। तो कांता इसलिए खुश है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी हुई है कि सब, हर किसी के पास ये हक है कि वो वोट करे, ठीक है। चाहे उसके वो मालिक हों, जो मालिक जिनके घर वो काम करती है, चाहे वो खुद हो, लेकिन हर किसी के पास एक वोट का अधिकार है। बट एज हर डेज गोन ऑन, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट द इक्वालिटी रियली मीन्स। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, कांता को ये फील होता है कि एक्चुअली क्या मतलब है इक्वालिटी का, ठीक है।
उसके बाद है वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, ऐसा क्या हुआ जो कांता को बहुत अनश्योर लगा, वो हमने स्टोरी में पढ़ा ही। उसके हम दिन को एक बार देखते हैं। वो एक स्लम में रहती है एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड अर हाउस, वो एक स्लम में झुग्गी झोपड़ी जैसे एरिया में रहती है, पीछे एक ड्रेन है। और उसकी बेटी जो है वो सिक है, मतलब नाला टाइप वहाँ से जाता है। उसकी बेटी बीमार है बट वो छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसको पैसे लेने हैं अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है। और उसका जो हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, यानी वो बहुत ज़्यादा थक जाती है अपना काम करके। और उसके बाद उसको बीमार अपनी बेटी को लेके एक लॉन्ग लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये लाइन कहाँ पे है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने है, ठीक है। इज़ अनलाइक द वन ऑफ द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। और ये लाइन वैसी लाइन नहीं है जो वोटिंग की, जो वो सुबह जहाँ गई थी, बिकॉज यहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं, ठीक है, वो लोग उसके साथ जैसे पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन जो उधर नीचे जो सुबह वो जिस लाइन में खड़ी थी, वो सब लोग पैसे वाले थे, अलग अलग तरह के लोग थे। उसके बाद हम आते हैं अदर्स काइंड ऑफ इक्वालिटी। Kanta is one of the many people who live in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal। यानी कि वो एक ऐसी कंट्री में रह रही है, एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रही है, जिसके पास एक वोट है, राइट टू वोट है, लेकिन उसकी जो डेली की लिविंग और वर्किंग कंडीशंस हैं वो बाकियों से अगर कंपेयर करेगी तो उसको इक्वल बिल्कुल नहीं लगेगी। गरीब होने के साथ साथ जो इंडिया में लोग हैं वो इनइक्वालिटी फेस करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, ठीक है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। इसमें से जो स्टोरीज हैं वो रियल इंसिडेंट पे हैं, लोगों की लाइफ पे, और वो ये दिखाते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह की इनइक्वालिटीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। एक इनइक्वालिटी जो बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रिवेलेंट है, जो बहुत देखी जाती है, वो है कास्ट सिस्टम। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young। यानी कि अगर आप एक रूरल इंडिया में रहते हो, ठीक है, यानी कि ऐसी जगह पर रहते हो जो थोड़ा वैसा गरीब वाला एरिया है या फिर जो विलेज वाला एरिया है जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे योर कास्ट आइडेंटिटी कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपने बचपन में ही एक्सपीरियंस कर ली होगी या समझ ली होगी या देखी होगी। बट अगर आप इंडिया में रहते हो, आप नोटिस करोगे लाइक अर्बन इंडिया में कि वहाँ पे लोगों को कास्ट पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं है। लाइक गांव वगैरह में लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं दे डू नॉट बिलीव इन कास्ट। But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians। लेकिन राइट में कुछ कॉलम्स दे रखे हैं, ये कॉलम देख के आपको समझ में आएगा कि लोगों के दिमाग में अभी भी कैसे ये जो कास्ट सिस्टम है ये घुसा हुआ है। अब लिखा है कि फेयर ब्यूटीफुल गर्ल आईटी कंपनी मुंबई फ्रॉम बीई एमबीए बॉय वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड फ्रॉम आईटी कास्ट नो बार एससी एसटी एक्सक्यूज। यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कास्ट का कोई इशू नहीं है, लेकिन एसटी एससी को हम देखा जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब इनको चाहिए गुप्ता बॉय, ठीक है, गुप्ता बॉय के लिए एक क्वालिफाइड टॉल गर्ल चाहिए। उसके अलावा तमिल ब्राह्मण के लिए लिख रखा है कि ये इस कास्ट के हैं या फिर इनको इस टाइप का ग्रूम या बॉय चाहिए या लड़की चाहिए। देखो ये सारे आर्टिकल्स ये दिखाते हैं कि लोग किस तरह से बिलीव करते हैं कास्ट सिस्टम पे अभी भी। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। यू हैव ऑलरेडी read about Dalits in class 6th book. Dalit is a term that our so-called lower caste is used to address themselves. दलित टर्म जो होता है ना, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं अपने आप को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये अभी हम स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे कि दलित बच्चे को कैसे एक स्कूल में जब वो अटेंड करता है क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. यानी दलित टर्म जो है ना, वो उसका मतलब होता है ब्रोकन, और कैसे ये टर्म जो यूज़ हो रही है वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज़ हो रही है, लाइक डिस्क्रिमिनेटेड लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन के लिए हो रही है. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर. उनके बारे में है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वो बहुत ही फेमस दलित राइटर हैं. उनकी ऑटोबायोग्राफी में झूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर. द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन. समटाइम आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर. समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न. तो उन्होंने ये लिखा है, जो झूठन उनकी ऑटोबायोग्राफी है, कि कैसे उन्हें क्लास में सबसे अलग बैठना पड़ता था. अलग मतलब बहुत ही, जैसे अगर बच्चे चेयर पे बैठे हैं तो फ्लोर पे बैठते थे. इनफैक्ट जो मैट पे वो बैठते थे वो भी पूरी नहीं पड़ती थी, और कई बार उनकी पिटाई भी हो जाती थी बिना बात के. When he was in class 4th, the headmistress asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground. जब वो 4th क्लास में थे तो जो हेडमिस्ट्रेस थे, हेड मास्टर, उन्होंने उसको बोला कि तुम स्कूल साफ़ करो, प्लेग्राउंड साफ़ करो. ही राइट्स, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक. यानी कि वो जो प्लेग्राउंड था वो इतना बड़ा था कि उसको साफ़ करने में उनकी हालत ख़राब हो गई और उनकी कमर दर्द हो जाती. माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट. उनका जो फेस था वो पूरा डस्ट से कवर्डेड था. डस्ट हैड गॉन इन साइड माई माउथ. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग. सबसे गलत बात कि जो उनकी क्लास के और बच्चे थे जो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, वो बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये स्वीपिंग कर रहे थे, सफाई कर रहे थे. हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी. आई वॉज नॉट even allowed to get a drink of water. हेडमास्टर उसको बैठ के देखते थे, उनको बैठ के देखते थे, और उनको पानी पीने की भी परमिशन नहीं थी. I swept the whole day from the doors and window of the school rooms. The eyes of the teacher and the boy saw this spectacle. मैं पूरे दिन सफाई करता रहता था, विंडोज़, डोर्स, और जो वहाँ पे टीचर्स थे, बच्चे थे, लड़के थे, वो मुझे देखते थे. ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. ओम प्रकाश ये कई दिन तक करते रहे सफाई, जो भी वो स्कूल की कर रहे थे, प्लेग्राउंड की, लेकिन ये तब तक चलता रहा जब तक उनके पापा एक दिन वहाँ से गुजरे ओम प्रकाश के, और उन्होंने देखा कि ये स्वीपिंग कर रहे हैं. ही कॉन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर अ टीचर सो आई एम लीविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम. यानी कि वो हेडमास्टर की तरफ और सबकी तरफ पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि तुम टीचर हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, बट तुम देखोगे कि वो इसी स्कूल में पढ़ेगा, और बच्चे जितने भी हैं वो सब इसी स्कूल में पढ़ेंगे. The second story is based on an accident that took place in one of the India's largest cities and is common practice in most part of the country. यानी कि ये जो स्टोरी है ये इंडिया की एक बड़ी सिटी में हुई थी, ठीक है, और ये कॉमन प्रैक्टिस पे बेस्ड है जो पूरी कंट्री में होती है, लोग करते हैं. ये एक स्टोरी है अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, जो एक रेंट करना चाहते थे, एक घर रेंट के लिए लेना चाहते थे, ठीक है. दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम. उनके पास पैसा था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि रेंट पे करेंगे. दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस. वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए एक जगह ढूंढने के लिए, ठीक है. जो डीलर था इन्फॉर्म दैम दैट ही नो अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट. तो डीलर बोलता है कि उसको पता है कुछ अपार्टमेंट जो रेंट के लिए अवेलेबल हैं. वो वहाँ गए. दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट. वो जहाँ पहले अपार्टमेंट में गए थे उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने सोचा कि वो इसको ले लेंगे. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. यानी कि जब लेडी को उनका नाम पता चला तो उसने ये एक्सक्यूज़ किया कि मैं आप लोगों को रेंट पे नहीं दे सकती क्योंकि आप लोग नॉन वेजिटेरियन खाओगे, और यहाँ पे और जो लोग हैं वो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते.
बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर, जो अंसारी थे और प्रॉपर्टी डीलर थे वो सरप्राइज थे। क्यों? क्योंकि उनको बगल के घर से फ़िश की स्मेल आ रही थी कि फ़िश पक रही है। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट, और ये चीज़ चलती रही, ये एक्सक्यूज़ जो था ये रिपीट होता रहा। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार। मतलब कि उन्होंने बोला कि आई थिंक अब आपको अपना नाम चेंज करके मिस्टर और मिसेस कुमार कर लेना चाहिए। ठीक है, अंसारीज ने मना किया कि वो नहीं करेंगे और ऑप्शन ढूंढेंगे। इन द एंड उनको पूरा 1 महीना लगा अपार्टमेंट ढूंढने में, और एक लैंडलेडी उनको मिली जो तैयार थी अपना घर रेंट पे देने के लिए। ठीक है, वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज ट्रीटिंग अनइक्वली? ये पहली वाली स्टोरी से क्वेश्चन पूछा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको अनइक्वली ट्रीट किया गया था। उसके अलावा आपको इमेजिन करना है कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि हो और एक 4 लाइन लिखनी है अबाउट कैसा आपको फील होता है ऐसी सिचुएशन में। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, ये आप करना भी चाहें कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। Recognizing dignity. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया कि कई बार कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मेल फीमेल होने के बेसिस पे लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। जो ओम प्रकाश और वाल्मीकि जी थे और अंसारी, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया था, उनके साथ भेदभाव हुआ था कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। डिग्निटी का मतलब होता है कि इंसान खुद को एक ऑनर के लायक समझता है कि उसको इतनी इज्जत मिलनी चाहिए। ये है, जब आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो, अनइक्वली ट्रीट करते हो, तो उसकी डिग्निटी को चोट पहुँचती है। जो डिग्निटी थी बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अंसारी की, वो वायलेट हुई क्योंकि जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया था, जिस वे में उनको ट्रीट किया गया था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। उनको सफाई करवा के बोलने की मतलब सफाई करो, और उनको नीचे बैठा के, फ्लोर पे बैठा के उनको ये फील कराया गया कि वो बाकी बच्चों से कम है, वो दूसरों बच्चों के इक्वल नहीं है, और उनकी जो डिग्निटी थी वो इस तरह से हर्ट हुई। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। क्योंकि वो बच्चे थे तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। उनके फादर थे जिन्होंने देखा कि उनके बेटे को ये सब झाड़ू पोछा कराया जा रहा है, उनको बहुत बुरा लगा इस अनइक्वल ट्रीटमेंट से, और उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंट किया, उनका आमना सामना किया। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीड देयर अपार्टमेंट्स टू देम। अंसारीज जो थे, जो लोग अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, उनकी डिग्निटी भी हर्ट हुई। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहते थे फ्लैट लेना, उनको नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन जब उनके प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया कि उनको नाम चेंज करना चाहिए, उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह ट्रीटमेंट जो हो रहा है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है बहुत ही सेम वे में देखने की, सेम वे में रिस्पेक्ट करने की, सेम तरह से मतलब उनकी डिग्निटी का ध्यान रखने की। तो ये चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ये हमारा था पार्ट 1 7th सिविक्स चैप्टर 1 का, दैट इज़ ऑन इक्वालिटी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद के पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस या फिर सिविक्स के और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वरना मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।